हम ऑलमोस्ट लाइव आ चुके हैं, बस 1 मिनट में स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए हफ्ते में एक नए गेस्ट के साथ आज हाजिर हूँ। फराज अहमद 14 ईयर से ऑनलाइन वर्ल्ड में काम कर रहा है, टॉप रेटेड है अपवर के ऊपर, और काफ़ी एक बियॉन्ड द मार्केट चल रहा था। सोशल मीडिया अभी अभी आया है, तो रिसेंटली मैंने उसकी पोस्टें पढ़ना स्टार्ट की, मैंने उसको इनवाइट किया। और ये है वही पाकिस्तानी जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि गोरे हर चीज़ में आगे है। तो इसने भी एआई के ज़रिए, एआई को यूज़ करते यूटिलाइज करते हुए एक टूल भी बनाया हुआ है जिससे अपवर्क के लिए आप लोग प्रपोजल लिख सकते हो। उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। आई थिंक वो फ्री भी है, जितना मैंने देखा था, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप लोग जिस तरह फराज भाई टॉप रेटेड बन गया जिस प्रपोजल जिस तरीके से, तो उसने अब एआई को उस तरह ही ट्रेन किया हुआ है कि फराज भाई की ही राइटिंग स्टाइल में वो प्रपोजल एआई उसकी जो टूल है ले लेते हैं। सो स्टार्ट ले लेते हैं। फराज भाई, आप अगर अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन पब्लिक को दे दे तो, क्योंकि मैं तो ज़्यादा आपके बारे में मुझे आइडिया नहीं, अभी हम रिसेंटली कनेक्ट हो गए। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मतलब मैं काफ़ी नर्वस था क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई इस तरह की लाइव, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे जॉब इंटरव्यू देने मतलब जा रहा हूँ कोई। अरे नहीं। अच्छा, तो फराज अहमद नाम है मेरा, और वेब डेवलपमेंट में 20 साल से कर रहा हूँ। 15 साल से प्रोफेशनली कर रहा हूँ और 10 साल से मैं एज ए फ्रीलांसर कर रहा हूँ। और सोशल मीडिया पे आपने अभी अभी नोटिस किया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा आपको नोटिस किए हुए। तो ये है कि 10 साल से काफ़ी काम किया है और नॉलेज जो है वो उतनी, मतलब अंदर थी कि मुझे मतलब फील हो रहा था कि थोड़ी सी शेयर भी करनी चाहिए अपनी फ्रीलांसिंग के बारे में और वेब के बारे में। तो इसलिए मैंने फिर चीज़ें शेयर करना शुरू की। अच्छा रिस्पांस भी आप लोगों ने दिया तो उससे हिम्मत भी बढ़ी। फिर यूट्यूब चैनल भी अपना, वो भी लोगों ने, मतलब कि जो मेरे फेसबुक पे लोग ऐड हुए हैं उन्होंने इंकरेज किया था ये सब कुछ करने का, तो उनकी इंकरेजमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ, तो उनका भी शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। अच्छा, स्टार्ट ले लेते हैं अपवर्क से ही कि एक नया बंदा अपवर्क स्टार्ट कैसे ले ले, क्योंकि अभी जो 2023 है, द एरा ऑफ एआई, सब लोग स्केयर्ड है उस सारी चीज़ों को लेकर। कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया है अपवर्क के ऊपर। अभी जो नॉर्मल बंदा भी आता है उसके पास भी कुछ ना कुछ जेब में पैसे होने चाहिए, क्योंकि कनेक्ट्स इतने महंगे हैं। हम्म, सो कनेक्ट्स वाली बात पर भी आ जाता है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूँ, लोग बहुत परेशान होते हैं कनेक्ट्स के लिए, लेकिन अपवर्क में जितना मैंने पढ़ा था वो 10% तो फीस भी कम की हुई है ना। जी। सो अभी 10% चार्ज कर देते हैं तो आप लोगों ने परेशानी हो। लेकिन फराज भाई, आपको अभी सारा डिटेल के साथ बताएं कि एक नया बंदा कैसे अपवर्क में अभी 2023 में एआई को यूटिलाइज करते हुए एंट्री कर सकता है। ठीक है। अपवर्क पे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपवर्क पे क्यों आना है या फ्रीलांसिंग क्यों करनी है। ठीक है, पहले आपको ये अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा, अपना वाई ढूंढना पड़ेगा कि क्यों। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग करना भी चाह रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगले 5 साल का भी सोच लें कि अगले 5 साल में आप कहाँ होंगे। फ्रीलांसिंग ही कर रहे होंगे या आपके पास अभी कोई प्लान है कि मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूँगा, फिर स्केल करूँगा, फिर मैं एक टीम बनाऊँगा या मैं इस पर बिजनेस खड़ा करूँगा। ठीक है, ये अभी से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर फ्रीलांसिंग आप इसलिए करें कि आप कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है मार्केट में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉब्स तो हैं, बहुत हैं, लेकिन ये कि लोग काम करने वाले हैं नहीं अच्छे। ठीक है, और अगर आप इसलिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं कि आपको ये लगता है कि आप अपने बॉस होंगे या आप जब भी चाहे काम कर सकेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जितना आप जॉब में काम करेंगे ना उससे ज़्यादा आपको फ्रीलांसिंग में करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको बिल्कुल होती है। आपको ज़्यादा ऑब्वियसली आप अर्न करते हैं, आप अपनी मर्जी का काम जो है वो पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि अगर आप अपनी मर्जी का काम
चूज़ करेंगे, और तो फिर अगर रिस्क नहीं लेंगे, कोई नई चीज़ नहीं सीखते जाएंगे इस डर से कि अगर मैं कोई नया प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ जो मेरी स्ट्रेंथ से बाहर है और मैं उसमें फेल हो जाता हूँ, तो हो सकता है मेरा प्रोफाइल डी रैंक हो जाए या कुछ हो जाए। तो बहुत से लोग ये सोचकर भी जो है वो फिर कोई नई चीज़ पे नहीं आते, उसी पुरानी चीज़ पे लगे रहते हैं, और फिर इससे ये होता है कि कंपटीशन उनका होता है वो आगे चला जाता है। तो फ्रीलांसिंग जो भी मुझसे पूछता है कि उसे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैं अपनी भी आपको एग्जाम्पल दे दूँ। फ्रीलांसिंग करने से पहले 5 साल मैंने जॉब की है, ठीक है। 5 साल जॉब की है, 2 साल मैंने गुजारे हैं लास्ट अपनी जॉब के अपने सेल्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। वहाँ पे मैंने बिजनेस डेवलपमेंट करते थे, बिडिंग करते थे, और मैं उनकी हेल्प करता था प्रपोजल्स में या एस्टिमेशन देने में। और तो वो एक्सपीरियंस मेरे पास था, तब मैं फ्रीलांसिंग में आया तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर आप स्किल सीखकर डायरेक्ट जाएंगे ना फ्रीलांसिंग में, तो फिर 50-50 चांसेस है कि आप हो सकता है आप बिल्कुल मतलब आप सक्सेसफुल हो जाएं या आप बिल्कुल आउट हो जाएं। क्योंकि इसमें स्किल तो आपने सीखा कि कम्युनिकेशन जो आप सीखेंगे ना, वो आप एक इन्वायरमेंट, कंपनी के इन्वायरमेंट में ही सीखेंगे। लेट्स से कि आप क्लाइंट से डायरेक्ट बात भी नहीं करते कंपनी में, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर बात कर रहा है, आप फ़ोन पे हैं उसके साथ, उसकी कॉल सुन रहे हैं, तो उससे आप सीखेंगे कि क्लाइंट से किस तरह बात की जाती है और किस तरह जो है प्रोजेक्ट लिए जाते हैं, उसको अपडेट किया जाता है। और फ्रीलांसिंग में ये होता है कि अगर आप अपनी वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के आप प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जॉब में ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के प्रोजेक्ट तो ले नहीं सकते, आपको जो काम आएगा आपको वही करना है। जो आपको काम दिया जाएगा आपको वो करना है, वो आपका हो या किसी और का मसला हो, किसी और ने प्रोजेक्ट किया हो और प्रोजेक्ट जो उसमें बग्स आ गए हो, वो डेवलपर नहीं है, तो आपको फिर उसको जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें फिर आप ज़्यादा आपकी रिसर्च स्किल्स आपके अच्छे होते हैं। आपको कोई बग जो है वो आता है, आप गूगल करते हैं, आप 10 चीज़ें देखते हैं, 9 चीज़ें नहीं सीखते हैं, एक चीज़ में आपको आपका हल भी सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो कंपनी इन्वायरमेंट में आप जितना जल्दी सीखेंगे ना, वो आप एज अ फ्रीलांसर नहीं सीख सकते, ठीक है। फ्रीलांसर में आप ज़्यादातर अपनी जो आपका एक स्किल होगा उसी पे आप फोकस रहेंगे, ठीक है। उसी स्किल लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, तो अक्सर लोग उसका मतलब ये लेते हैं कि मैं जिस स्किल पे काम कर रहा हूँ उसमें अर्निंग कम है, ये दूसरा बंदा दूसरे स्किल पे काम कर रहा है, उस पर अर्निंग ज़्यादा है, तो मुझे वो उस स्किल में जाना चाहिए। ये कंफर्ट जोन का मतलब नहीं होता। कंफर्ट जोन का मतलब यही होता है कि आप अपनी स्किल में ही रहें, लेकिन जिस स्टेप पे आप अभी हैं ना अपने स्किल में, उससे आप थोड़ा बाहर जाएं, स्टेप 2 पे जाएं। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप फ्रंट एंड कर रहे हैं, तो आप बैक एंड पे आ जाएं। बैक एंड कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे आ जाएं, ठीक है। अगर वेब डेवलपमेंट में जैसे एसईओ भी होती है, ठीक है, वेब डेवलपर्स को एसईओ भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तो आप एसईओ भी सीख लें। तो इस तरह की जो है कंफर्ट जोन जो है ना, आप अपना एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने स्किल्स सीख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब आप वो फ्रीलांसिंग करेंगे तो उसमें जो है आप ज़्यादातर जो है अपने उसमें एक डोमेन में ही रहेंगे, इस डर से कि प्रोफाइल डी रैंक हो जाएगा। और कंपनी में आप जब 3-4 साल काम करेंगे ना, तो आपके पास आपकी जो स्किल सेट्स है ना वो बहुत ज़्यादा होंगे आपके पास। तो उसके बाद आप फ्रीलांसिंग पे आते हैं, तो फिर आपको उससे फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, अपवर्क की जो आपने बात की कि कनेक्ट के बाद बात की आपने कि कनेक्ट ज़्यादा हो गए। अब मसला ये है कि लोग कनेक्ट यूज़ भी तो कर रहे हैं ना, हज़ार हज़ार कनेक्ट, 2-2 हज़ार कनेक्ट तो बूस्ट कर रहे हैं प्रपोजल्स अपने। तो अपवर्क एज अ बिजनेस हो तो वही सोचेगा, तो लोगों को तो मसला ही नहीं है, तो मसला ही नहीं है तो हमें क्या मसला है। हाँ, तो हमें भी इसलिए तो कमाने दो। हम भी कमा रहे, वो भी कमा रहे, तो ये प्रॉब्लम है कि लोग नहीं रुक रहे, ठीक है। रुक जाते नहीं करते तो अपवर्क फिर इस चीज़ को, फीचर को डिलीट कर देता है, लेकिन लोग कर रहे हैं। और ज़्यादातर एजेंसीज ही होती है जो करती हैं, ठीक है। 10,000 का प्रोजेक्ट है, अगर उन्हें 1,000 के कनेक्ट यूज़ भी कर दिए तो उनको 9,000 का तो प्रॉफिट होता ही ना। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर कनेक्ट अपना प्रपोजल बूस्ट किया तो आप ही को जॉब मिलेगी। एट दी एंड जॉब उसी को मिलेगी जिसका प्रपोजल अच्छा है। क्योंकि मैं एज अ क्लाइंट भी काम कर रहा हूँ अपवर्क पर, ठीक है, मैंने हायरिंग भी की है। और जितने भी अभी मैंने प्रपोजल देखे हैं ना अपनी जॉब पे, जिन्होंने बूस्ट किए प्रपोजल, उन सबके प्रपोजल बहुत बुरे थे, बहुत बुरे। और मैंने हायरिंग उनकी की है जिन्होंने अपने प्रपोजल बूस्ट नहीं किए थे। 1-2 की तो हायरिंग मैंने ऐसी की थी जिन्होंने सबसे आखिर में प्रपोजल भेजे थे और उनके अच्छे निकले थे। तो अच्छे प्रपोजल की बहुत वैल्यू है। ज़रूरी नहीं कि आप बूस्ट करें उसी में आप जॉब विन करें। तो इस सही। चीज़ को आप मतलब ध्यान से निकाल दें कि अगले ने अगर बूस्ट किया हुआ प्रपोजल तो वही उसने विन कर दी और आप हिम्मत हार के बैठ जाए। अगर आप समझते हैं कि आप वो जॉब सबसे बेहतर कर सकते हैं तो आप उस पर ज़रूर अप्लाई करें। सही सही। अच्छा, फराज भाई, एक और चीज़ जो एक है कि कौन सा प्रोफाइल स्टार्ट में मतलब ब्रॉड
अपने प्रोफाइल को कैसे बनाएं, मतलब उसमें 5-6 स्किल लिख दे या स्पेसिफिक एक नीश के ऊपर फोकस करे, एक स्किल के ऊपर फोकस करे, किस तरह ऑप्टिमाइज करे अपना प्राइस, मतलब अपने जो आवरली रेट है वो किस तरह के, जो ऑफर है और केस स्टडी किस तरह डाले अगर हमने पहले अपर के ऊपर काम नहीं किया, किस तरह अपने आप को पहले प्रोफाइल के जरिए, मतलब ये हमारी फर्स्ट अपेयरेंस है क्लाइंट के सामने, क्योंकि अगर हम प्रपोजल डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें भी कोई मैसेज करे तो पहले उसके प्रोफाइल देख देते हैं, ह्यूमन नेचर है। तो उसको किस तरह हम ऑप्टिमाइज करें, अपने प्रोफाइल को स्पेसिफिक रखे, शॉर्ट रखे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखे, यानी डिटेल में जाए, मल्टीपल नीशेस ऐड करे, या एक स्पेसिफिक जो हमारी स्पेशलिटी फॉर एग्जांपल या वर्डप्रेस की है या शॉपिफाई की है, अमेजोन की है, क्योंकि हमारी अभी एक ये भी चीज़ है कि हम सब लोग एज एजेंसी एज अ टीम काम कर रहे हैं, तो उसमें हम मल्टीपल स्किल के ऊपर काम करते हैं। तो अपने अपवर्क प्रोफाइल पर हम किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इंडिविजुअल का तो मैं ये बता देता हूँ कि आप जिस पे काम करते हैं ना उसी को रखें, क्योंकि आप अगर 20 अपने स्किल्स रख देंगे तो क्लाइंट भी समझ जाएगा कि भाई इसको मतलब वेब भी आती है, इसको मोबाइल डेवलपमेंट भी आती है, इसको एसईओ भी आ रही है, कंटेंट राइटिंग भी आ रही है, इसको मार्केटिंग भी आती है। ऐसा हो नहीं सकता ना आपको सब स्किल्स हैं, तो क्लाइंट भी पढ़कर समझ जाएगा कि इसने मतलब ऐसे ही सारी चीज़ें लिख दी है कि किसी में लग शायद कोई आ जाए। तो अपना जो आपका काम है, आप मेरा अगर प्रोफाइल देखें तो 10 साल पहले बनाया था और चेंज भी नहीं किया मैंने, वही पड़ा हुआ छोटा सा मतलब डिस्क्रिप्शन है, उसमें कोई इतनी खास चीज़ें नहीं लिखी हुई। जिस चीज़ पे आपने काम किया ऑनेस्ट रहें, वही चीज़ें लिखें, शॉर्ट रखें, ज़्यादा लंबा भी ना करें, और अपने बस प्रोफाइल के शुरू में ही इसको आप 2 लाइनों में ही बता दें अपने स्किल्स जो भी आपके, उनके कीवर्ड्स जो भी हैं वही शुरू में ही आप लिख दें कि मैं इस पे काम करता हूँ, और अगर मुझे हायर करोगे तो मैं क्या क्या आपको सर्विसेज दूंगा, किस तरह दूंगा, जैसे कि मेरा रिस्पॉन्स टाइम 24 आवर्स होगा, या मैं प्रोजेक्ट होने के बाद भी आपको 1 महीना फ्री सर्विस दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप एंड में फिर लिस्ट डाउन कर दें स्पेसिफिकली, कि आप कोई भी वेग चीज़ ना रखें, स्पेसिफिक रहेंगे ना तो अगले बंदे को फिर एक क्लियरिटी आ जाएगी माइंड में कि हाँ अगर मैं इसके साथ काम करूँगा, उसको मतलब एक यूँ समझ ले कि एक उसको पता होगा कि मैं इसके साथ काम करूँगा तो मुझे ये सर्विसेज मिलेंगी, और इस तरह वो इन्विजन कर सकेगा कि दिमाग में कि हाँ अगर मैं काम करूँगा तो मुझे आगे आगे ये चीज़ें मिलेंगी। तो आप अगर इतना वेग रखेंगे ना, इतना लंबा कर देंगे तो फिर एक तो कोई इतना लंबा कोई पढ़ेगा नहीं, ठीक है, वो इतनी सारी आप स्किल्स लिखेंगे तो वो अगला बंदा खुद ही समझ जाएगा कि इसको कुछ भी नहीं आता। सही, एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तो वो इंटरनेट का एरा ही चेंज हो गया कि अब तो शॉर्ट टर्म हर चीज हम रील देखते हाँ, हैं, टिकटॉक शॉर्ट्स जी, देखते हैं, सो जी, कोई लंबा पढ़ता तो दूर की बात है। तो ये आपकी बात बिल्कुल कि प्रिसाइज एंड कंसाइज रखना चाहिए उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये तो हो गया। तो फिर एक और बात जो आ जाती है, जो आपने भी एक एआई के जरिए टूल बनाया हुआ है प्रपोजल लिखने के लिए, फिर बंदा खुद लिख देता है कि वो कहता है कि नहीं मेरी अपनी कॉपी राइटिंग अच्छी है। फिर एक ऐसा बंदा है कि जिसकी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हम नेटिव नहीं है जी, इंग्लिश जी, स्पीकर, सो हम गलती करते ही जाएंगे, ये कॉमन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर चैट जीडीपी है और बहुत सारे ओपन एआई के जो टूल्स है जो प्रपोजल लिखने के लिए, जो तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि बंदे को पहले किस तरह स्टार्ट करना चाहिए? या कुछ लोग हैं कि एग्जिक्ट चैट जीडीपी को जॉब वहां पुट कर देते हैं, उसका प्रपोजल लिख देते हैं, एग्जिक्ट वहां पर भी पेश कर लेते हैं, जब फिर बात इंटरव्यू की आ जाती है या कोई आपको जूम कॉल के लिए इन्विटेशन भेजे तो फिर आप बंदे के पास कुछ कहने को नहीं होता। सो अपने प्रपोजल हम अगर चैट जीडीपी या ओपन एआई से भी लिख रहे हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल हम रखें, किस तरह रखें, उसमें केस स्टडी या कोई हमारे जो पुराना काम है उसको ऐड करें, कॉल टू एक्शन कैसे दे दे उसको, हुक लाइन कैसे दे दे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब एक बंदा है जो एआई को भी पढ़ रहा है या एक क्रिएटिव एक बंदे की भी राइटिंग पढ़ रहा है, तो अगर कोई बंदा जरा डीपली उसको देखे तो पता चल ही जाता है कि ये एआई से लिखा हुआ है। सो फिर उसको हम किस तरह उसको टिकल कर सकते हैं? अच्छा, उसमें मैं ये करता हूँ कि मैं एआई से अब तो देखिए चैट जीपीटी ना, उसको आप अपनी ग्रामर करेक्ट करने के लिए भी बोलेंगे ना, तो आप जैसे भी टूटी फूटी इंग्लिश लिखें उसको बोलें प्लीज़ करेक्ट माई ग्रामर, तो आपको पूरा एक अच्छा सा ग्रामेटिकली करेक्ट आपको सेंटेंस दे देगा। तो आप अपने वर्ड्स में ही लिखें, जैसे भी लिखते हैं आपकी इंग्लिश जैसे भी है, चैट जीपीटी को दे दें, वो आपकी ग्रामर ठीक कर देगा, ठीक है। अच्छा, मैं प्रपोजल इस तरह लिखता हूँ जैसे अभी हमने बात की ना शॉर्ट फॉर्म हो गया सब कुछ, तो मैं तो शुरू से इसी तरह प्रपोजल लिख रहा हूँ कि मेरे शुरू के जो
250 कैरेक्टर्स आप समझ लें कि जब क्लाइंट आपका प्रपोजल देखता है ना, तो उसको आपके 250 कैरेक्टर नज़र आते हैं, वो आपको प्रोफाइल भी नज़र नहीं आता, पहले प्रपोजल नज़र आता है और शुरू के 230-250 कैरेक्टर नज़र आते हैं। तो उन कैरेक्टर्स में लोग क्या करते हैं, अपनी इंट्रोडक्शन डाल देते हैं कि हाय आई एम दिस, मैंने आपकी जॉब देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ आपकी जॉब। यहाँ पे कैरेक्टर्स खत्म हो गए, अब क्लाइंट आगे पढ़ ही नहीं सकता जब तक वो क्लिक ना और करे। करता ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप शुरू के 2 लाइनों में उसको उसका प्रॉब्लम बता दें, इसका सॉल्यूशन बता दें, इसको टाइम बता दें, इसको अपने मतलब के आवर्स बता दें, रेट बता दें कि भाई इन इस टाइम में, इस रेट में ये आपका ये मसला हल हो जाएगा, कि आप या आपका प्रोजेक्ट जो है उसमें मुझे ये सवाल है, तो आप शुरू में सिर्फ प्रोजेक्ट की बात करेंगे ना, तो आपका रिस्पॉन्स रेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें एंड में लेके आ जाएंगे तो क्लाइंट आपका प्रपोजल अक्सर तो देखेगा ही नहीं। तो शुरू की 2 लाइनों में आप जॉब पे फोकस करें, अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है या 100 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है? वो किसी क्लाइंट को इससे इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस इंटरेस्ट इस चीज़ से कि भाई आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसको शुरू में ही बता दें, उसका भी टाइम बचाएं, अपना भी बचाएं। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप चैट जीपीटी बिल्कुल यूज़ कर लें। मैं भी अब अक्सर कुछ भी लिखता हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ है, चैट जीपीटी को बोलता हूँ भाई करेक्ट कर दो ग्रामर, वो कर देता है। या अगर मैं उसको ये मतलब अगर मुझे वो अपना लिखा हुआ कुछ मतलब अच्छा नहीं लगता, बेहतर नहीं लगता, मैं उसको कहता हूँ प्लीज़ री राइट, तो उसको बता देता हूँ कि भाई फ़नी टोन में लिख दो, इन्फॉर्मेशनल टोन में लिख दो, या जो भी जिस तरह की भी मैं चीज़ चाहता हूँ उसमें लिख दो, तो उसमें लिख देता है। लेकिन लिखता मैं खुद हूँ। आप कोशिश यही करें कि आप खुद ही लिखें, एआई टूल्स पे इतना डिपेंडेबल नहीं हो। कल अगर लगता है कुछ चैट जीपीटी में कोई मसला आता है, बग आ जाता है, नहीं चल रही, तो फिर आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे नहीं ना। तो इसलिए खुद ही लिखें, उससे ग्रामर करेक्ट कराएं, फिर पढ़ें कि उसने क्या करेक्शन की है, तो इसी से आप सीखेंगे, फिर आप कर सकेंगे काम। सही। अच्छा, साथ साथ हम सवालात भी, देखो जो सुन रहे हैं ना, सवाल पूछ सकते हो अपवर्क के बारे में, वर्डप्रेस के बारे में, ये सारी जो भी प्रपोजल राइटिंग के बारे में, क्योंकि फराज भाई जो है ना वो इंट्रोवर्ट टाइप है, जितना मुझे लग रहा है वो मिलता नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी है, उनसे आप पूछ सकते हो सवाल। अच्छा, उसकी तरफ आते हैं जो आपने एक बड़ी अचीवमेंट है, एक टूल्स बनाया हुआ है प्रपोजल लिखने के लिए, उसको थोड़ा सा उसके बारे में बता दे ऑडियंस को कि नाम क्या है, उसको यूज कैसे करना है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है। अच्छा, मेरी वेबसाइट पे ये कोई अलग से टूल नहीं है, कुछ आपको कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और फ्री है, कोई आपको मतलब कि रजिस्ट्रेशन या कोई भी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बस वो वेबसाइट पे है, टूल्स के सेक्शन में, वहाँ पे जाएं और अपनी आपको जो भी जॉब आप जिस पे प्रपोजल लिखाना चाह रहे हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दें, तो वो आपको प्रपोजल जनरेट करके दे देगा। चैट जीपीटी ही बैकएंड में यूज़ हो रहा है, लेकिन उसको मैंने इंस्ट्रक्शंस इस तरह दी है कि जिस तरह मैं प्रपोजल लिखता हूँ मैनुअली रियल लाइफ में, तो उसको भी मैंने इसी तरह इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और वो भी फिर जिस तरह मैं प्रपोजल लिखता हूँ तो वो टूल भी बिल्कुल मेरी तरह ही प्रपोजल लिखता है। और बिल्कुल उसका भी आप देखेंगे तो शॉर्ट लिखेगा, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे उसके भी प्रपोजल्स। सही सही। तो कम्प्लीटली फ्री, और मतलब वो वेबसाइट पे आप चाहें जब भी जिस टाइम भी जाएं, दिन में रात में, वो वहीं पे होगा, आपको कोई डाउनलोड करना नहीं। सही, इंशाल्लाह मैं वेबसाइट का लिंक एंड आपका यूट्यूब का चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में पुट करूँगा ताकि लोग उससे लेवरेज ले लें। अच्छा, एक और बस अपर के हवाले से तो ऑलमोस्ट मेरे सवाल हैं, लेकिन उसकी तरफ आ जाते हैं टीम के हवाले से। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी हुई बिहाइंड द सीन, कि आपने कह दिया कि वही पुराना एक जो हर कोई का मसला है कि हमारे यहाँ तो टेक्निकल स्किल बहुत है पाकिस्तान में स्पेशली, बट कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म, पंक्चुअलिटी नहीं है, टाइम के पाबंद नहीं है। सो आपने इंडिया से हायरिंग की है टीम के हवाले से। सो जो उसकी तरफ आते हैं कि जो इंडिया से आपने हायरिंग की है, तो एक तो आवरली आपने हायरिंग की हुई है, वो लोग किस तरह है, हम किस तरह सीख सकते हैं कि हम भी प्रोफेशनल बन जाए, हमें भी लोग अच्छे तरीके से हायर करें, और आपकी टीम की हायरार्की क्या है, क्योंकि आपने काफ़ी अर्से सोलो एज अ सोलो फ्रीलांसर काम किया है, अभी आपकी टीम है काफ़ी अरसे से। सो उसको किस तरह आप मतलब आपके क्या क्राइटेरिया है कि जो किसी को हायर करने के लिए कि आउटसाइडर, क्योंकि पाकिस्तानियों का तो एक्सपीरियंस है सबको, आउटसाइडर के पहले इंडियन हो गए, बांग्लादेशी हो गए, कि अपर से आपने वैसे हायरिंग की हुई है, लेकिन फिर उसके साथ बाद में मैनेजमेंट कैसी जा रही है आपकी, और
ओवरऑल उसके बारे में हायरार्की मुझे टीम ओके, की बता दो, और उसमें फिर मैं और भी क्वेश्चन ऐड करते जाऊंगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, हायरिंग मैंने स्टार्ट की थी तकरीबन 2 साल पहले। तो शुरू में तो मैंने सोचा था कि पाकिस्तान से ही हायर करूँगा। तो मैंने एक जॉब लिखी थी, फेसबुक पे भी अपनी पोस्ट की थी, और 3 मैंने हायर किए थे लोग। लेकिन अच्छा, स्किल वाइज की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन डेवलपर्स और पाकिस्तानी डेवलपर्स तो तकरीबन सेम ही है। कोई इसमें ये फ़र्क नहीं कि इंडियंस हमसे आगे हैं या हम उनसे आगे। तकरीबन 19-20 का ही जो है फ़र्क है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म जो है ना, वो हम में कम है काफ़ी। ठीक है, हम ईगो पे बात ले लेते हैं हर चीज़। अगर जैसे कि मैं भी डेवलपर हूँ और मैंने भी एक डेवलपर हायर किया, अगर मैं उसको कुछ चीज़ कहूँगा कि नहीं तुम इस तरह नहीं उस तरह कर दो, तो उसकी हट जाएगी। वो कहेगा नहीं मैं एग्जैक्टली। सही हूँ, तुम गलत हो, तुम खुद ही कर दो। मैं कहा यार अजीब बात है। लेकिन लेकिन यही चीज़ मैं अगर इंडियन को बोलता हूँ ना, तो वो अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि यार हमें तो मालूम ही नहीं था कि इस तरह भी होती है। तो वो उनको अगर कोई नई चीज़ आप बताएंगे तो अप्रिशिएट भी करते हैं। तो एक प्रोफेशनलिज्म मैंने जो ज़्यादा नोट किया वो इंडियंस में नोट किया, कि वो हर चीज़ को बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से और रिस्पेक्टफुल तरीके से लेते हैं, बात भी करते हैं, और अपडेट दे दें अगर लेट हो जाए, या उनको अगर छुट्टी पे जाना है या वो काम नहीं कर सकते, वो अपडेट शुरू से ही दे देते हैं कि भाई हम इस दिन नहीं होंगे, या हम इस टाइम पे डिलीवर करेंगे। और अगर उनको आप कोई चीज़ बता भी दो, या डांटना तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर उसको आप कहोगे नहीं ये तुमने गलत किया, इसको इस तरह कर दो, तो उस पर वो कोई हंगामा नहीं करेंगे, नहीं हम सही हैं तुम गलत हो। ठीक है, तो उनको ये मसला नहीं होता कि ईगो का कोई मसला है। वो मतलब हाईली प्रोफेशनल लोग हैं। तो प्रोसेस जो मैंने ये किया था कि एक तो अपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाई, जिस तरह की मुझे स्किल्स चाहिए थे, वो मैंने पोस्ट की वहाँ पे। फिर लोगों के रिस्पॉन्सेज देखे। जिस तरह मैं प्रपोजल लिखता हूँ, तो मैंने लोगों को भी उसी हिसाब से जज किया कि मेरी तरह कौन अप्रोच कर रहा है मुझे। ठीक है, तो जिस पर जब वहाँ से मैंने प्रपोजल्स चूज़ कर लिए कि हाँ ये कुछ लोग बेहतर हैं। फिर उनसे मैंने 3-4 बिल्कुल कॉमन से क्वेश्चंस, छोटे से, मतलब अपनी जॉब से रिलेटेड पूछे कि भाई ये क्वेश्चन हैं, इनके आप आंसर दे दो। कोड 1-2 क्वेश्चन में मैंने ये कहा कि आप ये कोड है, ये छोटा सा लिख के दे दो। फिर वहाँ से जिन्होंने इसको कंप्लीट लिख के दिया, फिर उनसे आगे बात मेरी ये बढ़ी कि उनसे पूछा कि आप किस टाइम पे काम करोगे, यूएस टाइमिंग्स में करोगे या सुबह को करोगे, ताकि मैं अपने हिसाब से फिर जो है चीज़ें फिर मैनेज करने का भी सोच सकूँगा, मुझे किस तरह चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। तो उनका टाइमिंग पूछने के बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप के पास डिवाइसेस कौन से हैं। अगर क्योंकि वेबसाइट बनाने तो मोबाइल डिवाइसेस में भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आईपैड में टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आईफोन में, एंड्रॉयड में। तो आप किस तरह टेस्टिंग करते हो। तो फिर उसमें भी देखता हूँ कि किसके पास बाकी डिवाइसेस हैं, क्योंकि जिसके पास डिवाइसेस हैं उनसे फिर ज़्यादा अच्छी टेस्टिंग होगी, जिनके पास नहीं होगी वो ब्राउज़र में करेंगे तो इतनी अच्छी टेस्टिंग होगी। तो फिर वो सारे पॉइंट्स देखकर फिर एंड में जो सुटेबल होता है, जिसके पास सारी चीज़ें जो मेरे हिसाब से होती हैं, उनको फिर मैं हायर कर लेता हूँ। और कुछ लोग होते हैं जो बीच में छोड़ भी जाते हैं। वो देखते हैं कि आदमी सवाल पूछ रहा है क्या, मतलब हायर करना भी है कि नहीं करना। लेकिन जो लोग एग्जैक्टली। एंड तक रहते हैं तो उनको फिर ज़्यादा वो हायर हो जाते हैं। सही। अच्छा, फराज भाई ने बहुत अच्छे पॉइंट बता दिए कि हम में कम्युनिकेशन का मसला है, प्रोफेशनलिज्म का मसला है। तो मैं भी कुछ पॉइंट उसमें ऐड करूँ। देखो, अगर आप किसी भी, जितने भी जो भी मुझे सुन रहे हैं, क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो या एजेंसी में काम कर रहे हो, एक तो रिस्पॉन्सिव बनो। एक तो अगर अच्छी खबर है या बुरी खबर है तो उसको कम्युनिकेट करो। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जब अच्छी खबर होती है तो उसको तो बिल्कुल अनाउंस कर देते हैं, जब बुरी खबर होती है फिर इग्नोर, फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, रिपोर्ट्स नहीं देखते। वीकली प्रोग्रेस, वीकली रिपोर्ट दे दो, डेली आप कर रहे हो। देखो हम सब इंसान है, इशू होते हैं, कभी कभी अवेलेबल नहीं होते, इंडिया में भी अवेलेबल नहीं होंगे, बट वो बता देते हैं, वो प्रोफेशनल वे में बता देते हैं। उसको कोई मसला भी आए तो वो सुन लेते हैं, कोई गलती भी की तो वो सुन लेते हैं। उसमें नाक नहीं है, जिस तरह फराज भाई ने भी किया कि हाँ, हमारे उनके यहाँ पास भी नाक लाइट जाती है, उनके पास भी बारिश होती है। एक दफ़ा उनके पास लाइट चली गई थी, एक दफ़ा डेवलपर आईपीएल का है। फाइनल देखने चला गया था, तो उसे बता दिया कि मैं फाइनल देखने जा रहा हूँ। मैं कहा चलो मैं भी देखूंगा फिर। तो फाइनल। मतलब वो हाँ, तो अपडेट कर देते हैं चीज़ें। और अच्छा, वो ये भी होता है, मैंने ये भी नोट किया कि जो फ्रीलांसर्स मैंने वहाँ से काम करता हूँ ना, वो साथ साथ जॉब भी या तक कर रहे होते हैं या जॉब से आए हुए होते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि स्किल सीकर हम फ़ौरन फ्रीलांसिंग पे चले जाते हैं। तो हमारी स्किल्स तो अच्छे होते हैं लेकिन कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो फ्रीलांसिंग में फिर या तो फिर ये होता है कि कुछ लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, कि कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन अगर आपको अच्छा अपना सक्सेस रेट बढ़ाना है फ्रीलांसिंग में, तो मेरी सजेशन सबसे यही होती है, क्योंकि मैं खुद भी जॉब से आया हूँ। ठीक है, 5 साल मैंने भी जॉब किए,
फिर मैं फ्रीलांसिंग में आया हूँ। अगर मैं डायरेक्ट खुद फ्रीलांसिंग में आता तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे होता, शायद नहीं होता, मोस्ट लाइकली नहीं होता। तो जॉब पे ये होता है कि आप जो है वो एक कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होती है, आप कम्युनिकेशन सीखते हैं, दूसरों को क्लाइंट से बात करते हुए देखते हैं, खुद अगर नहीं करते तो दूसरों को देखते हैं, वहाँ से आप चीज़ें पिक करते हैं, ठीक है। फिर आप अच्छी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सीखते हैं। स्ट्रेस जब आता है, जब बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, डेडलाइन टाइट होती हैं, तो वहाँ पे आप मैनेज करना भी सीखते हैं। फिर आप उसमें फिर शॉर्टकट्स भी सीखते हैं कि भाई किस तरह मैं इस चीज़ को जल्दी से कर दूँ तो ये डिलीवर हो जाए। तो उसमें आपका दिमाग भी चलता है तेज़। तो वो फिर चीज़ें अगर आप जॉब करेंगे तो उसमें आपको मैं समझता हूँ कि 2-3 साल जॉब करके अगर फ्रीलांसिंग में आएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर उसमें जो है वो सक्सेस मिलेगी। ये एग्जैक्टली मेरा एग्जैक्टली मानना है, बाकी लोग जो जिस तरह समझें। लेकिन मैं यही रिकमेंड एग्जैक्टली करता हूँ कि जॉब ज़रूर करें, उसके बाद फ्रीलांसिंग में आए, या कोई भी आपको बिजनेस करना है पहले बिजनेस के बारे में सीख तो लें। कि फ्रीलांसिंग में आप सब कर रहे होते हैं ना, आप फ्रीलांसर भी हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं, आप क्यूए भी कर रहे हैं, आप जो है अपना फाइनेंस का हिसाब भी रख रहे हैं, ठीक है। इतनी सारी आप जो है वो कैप्स पहन रहे होते हैं। तो बिजनेस के बारे में आप जब जॉब करके सीखेंगे नहीं तो आप फ्रीलांसिंग में जो है आपको मुश्किल तो होगी। एग्जैक्टली आई एग्री, क्योंकि टेक्निकल स्किल सीखना इजी है, बट ये जो दूसरी साइड है, मैनेजमेंट साइड है, हाउ टू सबमिट रिपोर्ट, पीपल रिलेशन, पीआर, किस तरह टीम के साथ, किस तरह ऑफिस पॉलिटिक्स को कैटर करना, किस तरह compete करना अपने दूसरे बंदे को, किस तरह कम्युनिकेट करना, तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो एनवायरनमेंट में। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ और आपकी बात से, और करना चाहिए जो भी इस फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि आप फिर बहुत मुश्किल है ना दोनों चीज़ें साथ सीखना और दोनों चीज़ों को फिर सही तरीके से डिलीवर करना और स्केल करना, ये सारी चीज़ें। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ है, वो ये है कि वर्डप्रेस के बारे में अगर कोई बंदा सीखना चाहता है वर्डप्रेस, तो वो कहाँ से सीखे, कैसे सीखे, किसी एजेंसी को ज्वाइन करे, या अपना काम अपर के ऊपर स्टार्ट करे? तो एक कंपटीशन क्या लेवल है इसमें, क्या अर्निंग पोटेंशियल है अभी एक नए बंदे के लिए, अभी इस एरा में जो एआई का एरा है, जो वेबसाइट भी आराम से आप बना सकते हो, चैट जीपीटी आपको सारे कोड जनरेट करके दे देते हैं कि जब आप उनसे पूछ लेते हो। हाँ, तो कोड जनरेट तो कर देते हैं, लेकिन कोड क्लाइंट तो जनरेट नहीं कर सकता ना, क्लाइंट को तो नहीं पता उसको क्या चाहिए, कोड तो डेवलपर ही जनरेट करेगा, ठीक है। तो एआई बेसिकली आपकी का काम इजी कर देगी। पहले आप अगर काम 10 घंटे में करते थे, अब 1 घंटे में होगा। तो वो ऐसा नहीं होगा कि आपकी जॉब चली जाएगी। अगर आप एआई को यूज़ नहीं करोगे तो दूसरा बंदा, कोई दूसरा डेवलपर है, वो एआई को यूज़ करेगा, तो क्लाइंट फिर उसको जो है वो सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो कहेगा यार ये तो जल्दी काम कर लेता है, तुम देर से करते हो। तो अगर आप एआई यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान यही होगा आपका। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि क्लाइंट खुद से वेबसाइट बना लेगा और आपको काम नहीं देगा। क्लाइंट को तो नहीं पता ना कि भाई मुझे वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या मुझे कोड लिखवाना है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि मुझे कोड लिख के देगा। अगर चलो कोड लिखवा भी दिया, डिप्लॉय कैसे करेगा, उसको क्या पता होस्टिंग क्या है, एफटीपी क्या है, किस फाइल में जाके कोड डालना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो वो लोग पता नहीं क्यों डरते हैं एआई से कि हमारा काम जो है चला जाएगा। हाँ, कंटेंट राइटर्स को मुझे पर्सनली फील होता है कि उनका काम काफ़ी नीचे गया है एआई से। लेकिन उसमें भी मैं फील करता हूँ कि वो आहिस्ता से फिर से पिक करेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वालिटी तो वो नहीं है एआई कंटेंट राइटिंग की, ठीक है। क्लाइंट्स जो इस वक्त 2 तरह के क्लाइंट्स होते हैं ना, एक तो आपके होते हैं सस्ते वाले क्लाइंट्स, जिनके पास पैसे नहीं होते, टाइम होता है, और तो वो उनको चैट जीपीटी को $20 देने हर महीने, और जितने भी हज़ारों आर्टिकल्स लिखवा लें वहाँ से, ठीक है। लिखवा तो लेंगे, लेकिन वो उनको रिजल्ट जब नहीं मिलेगा अच्छा, तो फिर वापस कंटेंट राइटर्स के पास ही जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसे ही बूम है टेम्प्रेरी, वापस कंटेंट राइटर्स की जॉब भी जो है फिर से पिक करेगी। बाकी एआई का ये है कि आप अगर एआई को यूज़ नहीं करेंगे अपने कामों में तो फिर उसमें आपको नुकसान होगा। फिर जो अगर दूसरा आपका कंपटीटर यूज़ कर रहा है तो फिर वो आपको जो है वो पीछे छोड़ देगा। अच्छा, जो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, जो एक इंडिविजुअल अब सोच रहा है या वो इंटरेस्टेड है कि वर्डप्रेस वर्डप्रेस की बात सीखे। करें ना, अच्छा वर्डप्रेस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। वर्डप्रेस क्या सीखना है आपको, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखना है, वर्डप्रेस पे टेम्पलेट इंस्टॉल करना सीखनी है, वर्डप्रेस पे प्लगइन इंस्टॉल करना सीखना है, वर्डप्रेस पे पोस्ट बनानी सीखनी है, वर्डप्रेस पे थीम डेवलप करनी सीखनी है, वर्डप्रेस पे प्लगइन डेवलप करना सीखना है, वर्डप्रेस पे कस्टमाइजेशन सीखनी है, वर्डप्रेस पे साइट डिज़ाइन करनी है, वर्डप्रेस पे सिक्योरिटी फिक्सेस करनी है, वर्डप्रेस की साइट एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी है। तो वर्डप्रेस से बहुत सारी चीज़ें हैं।
एक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप वर्डप्रेस कहते हैं तो फिर तो आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। फिर आपको HTML सीखनी पड़ेगी, CSS सीखनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, फिर आपको प्रोग्रामिंग भी सीखनी पड़ेगी PHP की, ठीक है। तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो पहले आप ये देख लेंगे आपको सीखना क्या है वर्डप्रेस में। उसमें बेहतरीन मेरे ख्याल में ऑप्शन यही कि आप फाइवर पे चले जाएं, वहाँ पे सर्च करें वर्डप्रेस के जो भी स्किल्स आ रहे हैं, जिसमें कम कंपटीशन आ रहा है और जिसमें ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो बेहतरीन स्किल है आपके लिए सीखने के लिए। वरना आप पूरा सीखने बैठ जाएंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। फिर आपको फ्रंट एंड भी डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी, बैक एंड भी सीखनी पड़ेगी, और फिर आपको टेक्निकल SEO भी थोड़ी सीखनी पड़ेगी। फिर आपको सर्वर साइड के बारे में भी थोड़ा सीखना पड़ेगा कि सर्वर साइड पे इश्यूज आते हैं वो आपको किस तरह हल करना है। फिर तो बहुत बड़ा डोमेन हो जाता है वर्डप्रेस का। तो लोग वर्डप्रेस को बहुत सिंपल सा समझते हैं कि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, थीम इंस्टॉल करेंगे, पीछे पोस्ट बनाएंगे और वर्डप्रेस की साइट बन गई। नहीं, ये तो आप क्लाइंट कर लेते हैं खुद आराम से, ठीक है। क्लाइंट को वर्डप्रेस पे अपनी होस्टिंग में जाना पड़ता है, वहाँ पे एक क्लिक करना पड़ता है बटन और वो वर्डप्रेस खुद भी इंस्टॉल हो जाती है। तो ये तो क्लाइंट्स भी कर लेते हैं। बाकी वर्डप्रेस तो बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें फिर आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ उसमें पसंद है और किसमें कंपटीशन कम है। सही सही। और आराम से यूट्यूब के ऊपर, यूडेमी के ऊपर, गूगल के ऊपर तो उसकी मटेरियल मिल जाएगी सीखने के लिए। बिल्कुल। हाँ, यूडेमी पे बहुत अच्छे कोर्सेज पढ़े हैं वर्डप्रेस के। पाकिस्तानी भी एक है ना, एक जो गूगल में भी काम कर चुका है, यूट्यूब के ऊपर उसका डिजी स्किल में भी कोर्स है, साद साद हामिद है नाम है, आई थिंक साद। मैंने देखा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने कोर्सेज देखे हैं ना वर्डप्रेस के जो भी हैं, वो या तो आपके बहुत ही बेसिक डिज़ाइन से रिलेटेड हैं कि आपने एक थीम इंस्टॉल कर दी, उस पर डिज़ाइन करना सिखा दिया कि किस तरह वेबसाइट डिज़ाइन होती है, तो उस तरह के सीखे। लेकिन ज़्यादा एडवांस लेवल पे कि प्लगइन बनाना सिखाना, थीम बनाना सिखाना, या वर्डप्रेस के जो पीछे किस तरह वर्डप्रेस काम करता है, उसमें और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस बन सकती हैं। सिर्फ ब्लॉग थोड़ी बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, बिजनेस डायरेक्टरीज बन जाती हैं आपकी, और आपकी जो है वो मल्टी वेंडर स्टोर्स बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं वर्डप्रेस पे। तो वो सही सारी सही चीज़ें सीखनी है तो फिर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी, बैक एंड भी सीखनी पड़ेगी, SEO, सर्वर साइड, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सही सही। अच्छा फराज भाई, बस लास्ट मेरा क्वेश्चन है, फिर कमेंट सेक्शन में रहेंगे स्किलिंग के हवाले से कि एक नीश में स्किलिंग किस तरह करने चाहिए, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत कंसिस्टेंट हो एक नीश के ऊपर ही कितने सालों से। हम जैसे लोग तो इतने जहाँ अपॉर्चुनिटी आती है हम अडॉप्ट कर लेते हैं, और मोस्टली यही मसला भी है, और चाहे अच्छी है या मसला है आई डोंट नो, बट आप कंसिस्टेंट हो एक फील्ड में, आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई हुई है, ब्रांड आइडेंटिटी। सो फिर एक नीश में स्किलिंग का क्या पोटेंशियल है, और कितना गैप होता है एक नीश में स्किलिंग के हवाले से। फॉर एग्जांपल बंदा चाहता है कि मुझे $1 मिलियन की कंपनी बनानी है एक नीश से, सर्विसेज बेस्ड एजेंसी, या अपने प्रोडक्ट बनाने हैं, तो स्किलिंग के हवाले से आपका फ्यूचर क्या प्लान है, या आप उसके लिए क्या कर रहे हो, आप उस अच्छा, किस तरह मेरा बंदे प्लान को स्केल करना चाहिए। स्किल आप अगर आप मतलब कि ये पूछ रहे हैं कि मैं अगर वर्डप्रेस कर रहा हूँ तो फिर आगे क्या मेरा इरादा है, इसमें अब ये देखें ना, वेब डेवलपमेंट में आ जाती है वर्डप्रेस, ठीक है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट एक डोमेन है पूरा, ठीक है। उसमें वर्डप्रेस है, इसमें और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो अगर आप एक ही चीज़ पे रहेंगे और वो लग से कल वो चीज़ का जो है वो स्कोप ख़त्म हो रहा है और नई चीज़ आ रही है, आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप पीछे रह जाएंगे। तो इंसान को हर वक्त ही नई चीज़ सीखनी चाहिए, ठीक है। और भी टूल्स वर्डप्रेस के अलावा और भी CMS हैं, और भी चीज़ें हैं। जैसे आप यूँ समझ लें ना कि जैसे आप आज एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, ठीक है। अब सारी ज़िंदगी आप फ्रंट एंड डेवलपर ही रहेंगे, और एक दूसरा बंदा जो आपके साथ ही फ्रंट एंड सीख रहा था, वो अब उससे बैक एंड भी सीखिए, ठीक है। तो क्लाइंट उसी को दोनों काम देगा ना, ठीक है। वो ऐसा तो नहीं करेगा कि आपको फ्रंट एंड का काम दे और उसको फिर बैक एंड का काम दे। वो कहेगा यार उसको दोनों चीज़ें आती है, मैं उसी को काम देते हैं, उसी के साथ काम करता हूँ, ठीक है। तो उस तरह आपका काम चला जाएगा। तो इस तरह जब तक आप अपने अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, कि मतलब स्ट्रेंथ में ही रहें, अपनी जो आपकी स्किल है, स्ट्रेंथ है, उसी में रहें, अपने डोमेन में ही रहें, लेकिन एक जगह ना रुकें। मतलब अगर जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल आप व्लॉगिंग शुरू कर दें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रिलेटेड ही है ना, रिकॉर्डिंग ही हो रही रिलेटेड है। है। हाँ, तो व्लॉग कर दें आप, यूट्यूब पे इस चीज़ का कोर्स बना रहे हैं भाई, किस तरह करते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये एक
एक स्टेप अप हो गया, लेकिन आपकी फील्ड से रिलेटेड ही है, जो आपको चीज़ आती है अच्छी करनी। तो स्किल अप तो इसी तरह होगा कि आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी डोमेन में रहते हुए जो नई-नई चीज़ें हैं वो सीखते जाएँ। ठीक है, एक ही जगह ना रुकें, बस नई-नई चीज़ें सीखे जाएँ, तो फिर आप मतलब कभी भी आपको फिर मसला नहीं होगा जॉब मार्केट में। सही सही। अच्छा, बस यही कमेंट सेक्शन के क्वेश्चन ले लेते हैं और हमारा ऑलमोस्ट जो इतना टाइम मैंने आपके साथ वो किया था, तो मेरे क्वेश्चन तो मेरे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन आपकी टाइम की भी रिस्पेक्ट है, करनी है हमने, और आपकी भी इम्पोर्टेंट है। सो ये भाई साहब का क्वेश्चन है जिसको मैं, अच्छा, फराज भाई, कैन यू इवैल्यूएट द प्रपोजल? जी, डीएम कर दें सर, ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग कर देते हैं ऐसे। मैं बता दूँगा आपको, कोई मसला ही नहीं है। हाँ, फराज भाई तो रिप्लाई दे देते हैं वैसे। अच्छा सर, अक्सर प्रपोजल ऐड करता हूँ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्लियर अवेलेबल नहीं होती, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे कस्टमाइज एंड अट्रैक्टिव प्रपोजल ऐड करें? ऐसी सिचुएशन में मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ बस, और कुछ नहीं लिखता आगे। जो उससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड की क्वेश्चन लिख देता हूँ। जॉब रिपीट नहीं करता अपने प्रपोजल में, लेकिन बस उससे रिलेटेड एक, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहा ना, तो कोई भी मैं बस रैंडमली कुछ ना कुछ लिख ही देता हूँ, ताकि उसकी अटेंशन जो है ना वो आपके प्रपोजल पे पड़े। बाकी लोग तो एक जैसे प्रपोजल लिखेंगे कि आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज सेंड मी डिटेल्स, या ये वो। आप सवाल पूछेंगे, थोड़ा सा अलग होगा आपका प्रपोजल, तो वो अट्रैक्ट होगा और आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो क्वेश्चन पूछ क्या करें, एक ही लाइन में, कोई ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सही सही। थैंक यू वेरी मच फराज भाई, इट इज़ रियली अमेजिंग कन्वर्सेशन विद यू, और बहुत कुछ सीखा मैंने, और इंशाल्लाह आगे भी आपसे मैं कनेक्टेड ही रहूँगा, और कराची में ही होते हैं कहीं, तो मुलाकात भी हो जाएगी आपसे अपवर्क के बारे में और मज़ा के है, बारे में फर्स्ट सीख कर। एक्सपीरियंस था मेरा। थैंक फर्स्ट यू, थैंक एक्सपीरियंस यू था, मज़ा आया बहुत। जी। मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया मुझे। अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह दोबारा भी कर लेंगे। और आप तो वीडियो भी बना लेते हो वैसे यूट्यूब के ऊपर भी, आपको फराज अहमद ही चैनल का नाम है? फराज द वेब गाय के नाम से। अच्छा, फराज द वेब गाय इसका यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसके ऊपर आप फराज भाई वीडियो ऑन अ वीकली आप अपलोड ही कर देते हैं वर्डप्रेस के बारे में, अपवर्क के बारे में, और साथ में वेबसाइट पे उसमें भी उसने एक बुक भी, शॉर्ट ई बुक भी लिखी हुई है ना? जी 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 जी। हाँ, सो वो भी आप लोग देख सकते हो, और उसकी प्रोफाइल फॉलो करो, मजे की पोस्टें होती है, डेली बेसिस पर कंटेंट डालता रहता है। मैं कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये सारे लिंक सपोर्ट करूंगा। फराज भाई, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट इज प्लेजर टू टॉक विद यू। लाइकवाइज, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।